हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजू बानो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बाल विकास के अंतर्गत विकास के क्रम के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं को देखा था, जैसे शैशवावस्था काल और उनकी विशेषताओं को समझा था। आज हम लोग शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होती है, तो हम लोग आज बाल्यावस्था के विभिन्न विशेषताओं को जानेंगे और उनके विभिन्न नामों को समझेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चों का विकास किस तरह से होता है और बाल्यावस्था को और किन किन नामों से हम लोग जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था के अंतर्गत विकास का प्रारंभ किस प्रकार होता है। वैसे हम लोग कह सकते हैं कि बाल्यावस्था जो होती है वो विकास का एक स्वर्णिम युग होता है, यानी कि विकास की जितनी क्रियाएं होती है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत संपूर्ण रूप से हो जाती है। यहाँ तक कि फ्राइड का तो कहना है कि बाल्यावस्था से पहले ही 5 साल की अवस्था तक विकास का जो कार्य होता है वो पूर्ण हो जाता है, लेकिन जो बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है तो ये जो विकास हो जाता है उसको एक तरह की स्थिरता प्रदान की जाती है, एक तरह की गति प्रदान किया जाता है, उसमें परिपक्वता आती है। यानी हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर विकास का जो एक परिपक्वता होता है वो परिपक्वता इस काल में आ जाती है और हमें एक तरह का स्थिरता मिल जाती है। और बाल्यावस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे विकास के क्रम में कि क्या क्या विशेषताएं बालकों के अंदर झलकती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का जो काल है 6 से 12 वर्ष तक का, उसकी विशेषताओं के अंतर्गत है पहला विकास की स्थिरता, यानी कि जो विकास का कार्य शुरू होता है वो 6 से 7 वर्ष की अवस्था में स्थिर हो जाती है। 6 साल तो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, लेकिन जब 7वां साल बालकों में आता है तो उस समय उसमें गति में स्थिरता आ जाती है और जो हमारी वृद्धि हो चुकी है, जो विकास हो चुका है, उसमें हम लोग को एक तरह का परिपक्वता मिलती है। जो स्थिरता आती है वो एक ऐसा एज मिलता है, एक समय मिलता है कि उसमें मजबूती आ जाए उस विकास में। फिर है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। शारीरिक और मानसिक योग्यता जो होती है वो 6 साल में तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के वर्षों में आते हैं, 7 वर्ष 8 वर्ष, तो उस वर्ष में क्या होता है कि मानसिक योग्यता में जो वृद्धि हो चुकी है उसमें एक तरह की परिपक्वता आ जाती है, स्थिरता आती है और हम और से और ज़्यादा मानसिक क्रियाओं को करना सीख जाते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था के काल में जो बालक होता है बहुत ही जिज्ञासु होता है और जिस भी चीज़ के संपर्क में आता है वो उसके बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश करता है, क्या है, कैसे है। हर तरह के प्रश्न जो उससे रिलेटेड होते हैं वो उनसे समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाल्यावस्था में जो जिज्ञासा की प्रबलता होती है वो अत्यधिक होती है। वास्तविक ज्ञान का विकास। शैशवावस्था काल में जो बच्चे होते हैं काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, उनकी कल्पनाएं बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, लेकिन जैसे जैसे जब वो आगे आता है और 6 साल से ऊपर के एज में वो प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उसमें वास्तविक ज्ञान बढ़ने लगता है, यानी कि वो जो दुनिया में देखता है उस चीज़ को वो रिलेट करता है, सब चीज़ से जोड़ कर देखना चाहता है कि ये क्यों है और इसका रिलेशन इस चीज़ से क्यों है, और इससे पूर्व वो ऐसा नहीं सोचता, वो सिर्फ कल्पना में जीता है। लेकिन अब जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है वो वास्तविक ज्ञान का उसमें विकास हो जाता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि। बालक जो है रचनात्मक कार्यों में जब बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो वो रचनात्मक कार्य ज़्यादा करने लगते हैं, यानी वो खुद से कोई कार्य करना चाहते हैं कि मैं खुद से ये काम करूं और उसमें उन्हें बहुत खुशी मिलती है, वो प्रसन्नता महसूस करते हैं। और ज़्यादातर बालक जो होते हैं वो घर से बाहर रहकर वहाँ पर ऐसे ऐसे अपने कार्य करना चाहते हैं, जो उसके दिमाग में आता है, जो उसके बुद्धि में आता है, उस काम को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाल्यावस्था की अन्य विशेषताओं के अंतर्गत देखिए, सहयोग की भावना जो होती है बाल्यावस्था के अंतर्गत बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी बच्चे जो होते हैं वो
अपने सहयोगी को, अपने साथी को हर काम में सहयोग करना सीख जाते हैं। यानी कि उसमें सामाजिकता की भावना का समावेश होने लगता है, उसमें आगमन होने लगता है, इसलिए वो उसमें सहयोग की भावना आ जाती है। नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बच्चों में नैतिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम लोग पहले जानते हैं कि शैशवावस्था में बच्चों में नैतिक गुण का अभाव पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाल्यावस्था में जो होता है नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। उसमें ईमानदारी की भावना आने लगती है, न्यायपूर्ण व्यवहार आने लगता है, सामाजिकता के अन्य मूल्यों का जो विकास होता है इस काल में बच्चों में हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं अन्य विशेषताओं में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। यानी कि शैशवावस्था में बच्चे जो होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बातों को अपनी दुनिया में ही जीते, लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उसका संपर्क बाहरी दुनिया से होने लगता है और वे क्या करते हैं, बाहरी दुनिया से संपर्क होने के बाद उनमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। वो सबसे मिलना जुलना, अपनी बातों को शेयर करना सीख जाते हैं। फिर है संवेगों पर नियंत्रण। बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। यानी कि जो उसमें प्रेम है, क्रोध है, पीड़ा है, दुख है, सुख है, ये सारी बातें वो शेयर करना भी सीखते हैं और इन बातों का उस पर ज़्यादा असर करने लगता है कि हमारे किस व्यवहार से हमारे माता पिता, शिक्षक या किसी भी अन्य संबंधी को क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी किन आदतों से उन्हें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो ये समझना सीख जाते हैं। और जब ये समझना सीख जाते हैं तो वो अपने संवेगों पे कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं और यहीं से उनमें संवेगों पर नियंत्रण का जो काम होता है, जो विकास होता है वो शुरू हो जाता है। ऐसी वो कार्य करना छोड़ देते हैं जो उनके माता पिता या शिक्षकों को बुरा लगता है, या उन कामों को वो अपने माता पिता या शिक्षकों से छिपाना शुरू कर देते हैं। फिर है संग्रहीकरण की प्रवृत्ति। ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे जो होते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के होते हैं तो उसमें वस्तुओं को जमा करने की जो इच्छा होती है, जो भावना होती है, बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। लड़के क्या करते हैं कि कांच को जमा करते हैं, फिर कंचे को जमा करते हैं, छोटे छोटे और भी टिकट वगैरह होते हैं, कुछ नए तरह के कागज़ के टुकड़े होते हैं, वो अलग अलग तरह के चीज़ों को जमा करते हैं। और लड़कियां क्या करती हैं कि वो गुड्डे खिलौने हैं, गुड्डे गुड़िया हैं, या और भी कुछ तरह के कपड़े वगैरह हैं, गुड़िया वगैरह का, वो सब वो जमा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संग्रहीकरण की प्रवृत्ति इस काल में बालकों में और बालिकाओं में ज़्यादा पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था के अंतर्गत ही बच्चों के अंतर्गत अन्य विशेषताएं भी पाई जाती है, जैसे बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत होते हैं उनमें क्या होता है कि बिना मतलब का, बिना किसी उद्देश्य का इधर से उधर घूमते हैं। ज़्यादातर बच्चों में क्या होते हैं कि विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति भी इसी एज में बच्चों में पाई जाती है। बिना किसी मकसद के, बिना किसी उद्देश्य के वो इस जगह से उस जगह घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। काम प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बच्चों में काम प्रवृत्ति ना के बराबर होती है। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने साथी संगियों के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, और बच्चे ज़्यादातर समय इस एज में पढ़ने लिखने में व्यतीत करते हैं। रुचियों में परिवर्तन। बाल्यावस्था में बच्चों में लगातार रुचियों में परिवर्तन होते रहता है। जैसे 6 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे क्या करते हैं कि छोटे समूह में खेलना पसंद करते हैं, ऐसे खेलों को खेलना पसंद करते हैं जिसमें कम बच्चे होते हैं। जैसे ही बच्चे फिर 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल के अंतर्गत आते हैं तो उनमें रुचियों में परिवर्तन होता है। वो बड़े समूहों में खेलना पसंद करने लगते हैं। फिर वो तार्किक रूप से जो खेल होते हैं उनमें खेलना ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। इस तरह से होता है कि उनमें रुचियों का लगातार इस एज में परिवर्तन होते रहता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बाल्यावस्था के विभिन्न विशेषताओं को देखा। अब हम लोग इन विशेषताओं के आधार पे जानेंगे कि बाल्यावस्था को और किन किन नामों से हम लोग जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आपको किए जाएंगे कि बाल्यावस्था को और किस नाम से कहा जाता है। जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा अनोखा काल, स्फूर्ति का काल, या 2 ऑप्शन और कुछ दिए जा सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को चुनकर लिखना है कि क्या क्या काल कहा जाता है। ये जो विशेषताएं होती उसी के आधार पे इनका अन्य नाम कहा जाता है। जैसे कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं।
दूसरा है कि मूर्त चिंतन की अवस्था। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं कि मूर्त चिंतन की अवस्था कौन से काल में होती है। जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आपको इसमें से चुन के लिखना है। तो आप लोग जान गए कि मूर्त चिंतन की अवस्था जो होती है, यानी कि चीज़ों को देखकर उस पर अपना तर्क लगाना, सोचना समझना, यही होता है मूर्त चिंतन की अवस्था। शैशवावस्था में बच्चे कोई चीज़ को देखकर नहीं बस कल्पना कर कर सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर इस एज में बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ को देखते हैं उसके बाद उसमें चिंतन करते हैं, उसके बारे में तर्क करते हैं, सोचते हैं। फिर है एक और नाम कहा जाता है इसका गंदी अवस्था। गंदी अवस्था इसलिए कही जाती है कि बाल्यावस्था में अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कहीं भी खेलना पसंद करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, धूल में, मिट्टी में, नाली में, जहाँ भी बच्चे होते हैं। यानी कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि गंदे रूप में रहते हैं, धूल में बैठकर खेल रहे हैं, कहीं पे भी चढ़ गए हैं, बैठ गए हैं, उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि हमारा ड्रेस गंदा हो रहा, हमारा हाथ गंदा हो रहा है, वो बस खेलने से मतलब रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये अवस्था जो है गंदी अवस्था होती है। बच्चे ज़्यादातर इस अवस्था में गंदे रूप में रहते हैं, अपने कपड़े वगैरह को सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बस वो खेल में मग्न रहते हैं। फिर है स्फूर्ति की अवस्था। बाल्यावस्था जो होती है स्फूर्ति की अवस्था होती है। बहुत ज़्यादा बच्चों में एक तरह का संचार होता है, स्फूर्ति आती है, वो बस अपने में मगन रहते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ते, उसमें ज़रा सा भी सुस्ती की भावना नहीं आती। इसलिए इस काल को कहा जाता है कि स्फूर्ति की अवस्था होती। आरंभिक विद्यालय की आयु। हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चे का जो विद्यालय की आयु, जाने की आयु जो प्रारंभ होती है वो 6 साल से होती है प्रॉपर वे में। तो इसलिए कहा जाता है कि ये काल जो होता है बाल्यावस्था, वो बच्चों की विद्यालय जाने की आरंभिक अवस्था होती है। इसमें बच्चे क्या होते हैं कि स्कूल जाना सीख जाते हैं और वहाँ पे वो रहना सीखते हैं, उस माहौल में जीना सीख जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये जो काल है आरंभिक विद्यालय की आयु है। फिर एक और नाम है इसका खेल की अवस्था। इस एज में भी बच्चे क्या करते हैं, खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे अक्सर जो भी लर्निंग करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, वो खेल के माध्यम से इस काल में ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है, इसका एक और नाम है कि खेल की अवस्था भी इस एज को कहा जाता है। दूसरा है समूह या टोली की अवस्था। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे 6 से 12 वर्ष के होते हैं वो अकेले खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो एक बड़े से समूह में या छोटे से समूह में बैठकर खेलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। यानी कि उसकी एक अलग से समूह होती है, टोली होती है अपने ग्रुप की। इसलिए कहा जाता है कि बाल्यावस्था को हम लोग समूह अवस्था या टोली अवस्था भी कह सकते हैं। फिर है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। इस एज के बच्चे ऐसा समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं। उनमें ये भावना आ जाती है कि हम बड़ों के समकक्ष हैं, यानी हमारी जो बातें हैं वो बड़े भी माने जैसे हम मानते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो बच्चे इस एज में बड़े नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, उनकी इतनी मानसिक क्षमता नहीं होती है कि वो सही और गलत का निर्णय ले सके। लेकिन बच्चे ऐसा समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, बड़े जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए हम लोग इस काल को क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बाल्य अवस्था के विशेषताओं को, महत्व को समझा था। अब हम लोग जानेंगे कि बाल्य अवस्था में बालकों के शिक्षा का स्वरूप किस तरह से होना चाहिए ताकि बच्चे का भविष्य का निर्माण अच्छे से हो सके। हम लोग देखते हैं कुछ बिंदुओं को जिसको हम लोग मध्य में रखेंगे शिक्षा के स्वरूप को तय करने के वक्त। ये कुछ बिंदु हैं जैसे भाषा, रुचि, जिज्ञासा को शांत करना, खेल का आयोजन या फिर पर्यटन एवं स्काउटिंग कार्यक्रम। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बाल्य अवस्था के बच्चों को शिक्षा का स्वरूप तय करना चाहिए। तो भाषा इस काल में जो बच्चे होते हैं उसका भाषा में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, उनकी रुचि भाषा में ज़्यादा रहती है। इसलिए इस स्ट्रॉन्ग के महोदय उनके अनुसार भाषा की महत्ता को उजागर करते हुए कहा गया है कि इस अवस्था में बालक की रुचि भाषा में अधिक होती है। यानी कि जब बालक की रुचि भाषा में अधिक होती है तो हमारा शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए, उसकी भाषा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए, उसकी भाषा को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। यानी कि हमारे शिक्षा में भाषा को यहाँ पर से उसकी भाषा को मजबूती देने के लिए भाषा के स्वरूप को
बहुत अच्छे तरीके से हमारे शिक्षा के विषय में डालना चाहिए, उसके सिलेबस में डालना चाहिए। इस तरह का पैटर्न बनाना चाहिए कि बच्चे क्या हो, जिज्ञासु रूप से रुचि लेकर भाषा को सीखें और अपनी भाषा की जो जिज्ञासा है, उनकी जो उसमें रुचि है, उसको वो शांत कर सके। दूसरा हमारा है रुचि। इस काल में जो होते हैं बच्चे की रुचियां लगातार बढ़ती जाती हैं, और रुचि जो होती है वो उसमें पल पल परिवर्तन आता है। ये नहीं कि आज हमें खेलने का मन कर रहा है तो हम कल भी सिर्फ खेलेंगे, या आज नहीं खेलने का मन कर रहा तो कल नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं। आज इस बच्चे से दोस्ती है तो कल उस बच्चे से दोस्ती होगी। उनकी रुचियों में परिवर्तन होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे जो पुस्तक हैं, हमारे जो विषय हैं, उसमें क्या होना चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए और उसमें रोचकता होनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, अपनी रुचियों को अनुसार उस विषय को पढ़ें और उसमें मन लगाएं। तीसरा पॉइंट होता है शिक्षा का जब स्वरूप तय करते हैं बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चों का, तो क्या करेंगे हम लोग, उसकी जिज्ञासा, क्योंकि बच्चे इस काल में बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, इतनी ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं कि वो तरह तरह के प्रश्न करते रहते हैं। तो ये जिज्ञासा को शांत करने जैसा ही उसका सिलेबस होना चाहिए, उनका पैटर्न होना चाहिए, और उसकी जिज्ञासा के अनुसार उनके जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो तय होने चाहिए। खेल का आयोजन, हम सभी लोग इससे पहले जान गए कि बच्चे जो बाल्यावस्था में होते हैं वो क्या करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ रहना, सीखना, खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस काल में जो बच्चों की शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, खेल के माध्यम से होना चाहिए। खेल जब बच्चे खेलेंगे तो क्या होगा, समूह में खेलेंगे, मिलकर खेलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि वो इसकी विशेषता है, इस काल की विशेषता है कि बच्चे मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ रहना, खेलना, खाना पीना वो पसंद करते हैं। इसलिए हमारी जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, जो माध्यम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादातर खेल के माध्यम से होना चाहिए। खेल का आयोजन करना चाहिए ताकि बच्चे उबाऊ न महसूस करें शिक्षा में और वो शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण करें। फिर है पर्यटन एवं स्काउटिंग कार्यक्रम। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, बिना मतलब के इधर उधर घूमना फिरना पसंद करते हैं, या फिर अगर कोई उद्देश्य हो तो उससे भी, यानी कि इस काल में जो बच्चे होते हैं वो घूमने फिरने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो शिक्षा का स्वरूप हमारा इस प्रकार होना चाहिए कि हम उसे शिक्षा के उद्देश्य से ही किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर वो घूम फिर भी सकें, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें, अपनी रुचि के अनुसार वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो पर्यटन में ले जाना भी शिक्षा का एक स्वरूप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 3 क्लास बाल विकास में लिए हैं, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने शैशवावस्था को पढ़ा, फिर बाल्यावस्था को पढ़ा, और बाल्यावस्था के जो विशेषताएं हैं, महत्व हैं, उसमें शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, हम लोगों ने इसे डिटेल में जाना, इसे समझा। अब हम लोग का एक और क्लास बाल विकास का चलेगा जो होगा हमारा किशोरावस्था। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है, और उसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर विकास के अंतर्गत जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हो गया हमारा पर्यावरण हो गया, या फिर हमारा आनुवांशिकी हो गया, ये सबको हम लोग जानेंगे कि किस तरह से विकास को प्रभावित करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर हम लोग मिलेंगे नए अगले क्लास में और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।